हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक अभियान के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सभी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम अध्याय 12 पढ़ रहे थे, हम चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे थे और अध्याय 12 में हम रॉलेट एक्ट से गांधी जी की 11 सूत्री मांगों तक का टॉपिक हमको कवर करना है। रॉलेट एक्ट से शुरू करके हमको गांधी जी की 11 डिमांड तक का टॉपिक खत्म करना है। आपको यह भी याद होगा कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने रॉलेट एक्ट से लेकर के असहयोग आंदोलन तक सारी बातें डिस्कस कर ली थी और स्वराज पार्टी को भी हमने डिस्कस कर लिया था। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। साइमन कमीशन से लेकर के गांधी जी की 11 सूत्री मांगों तक को हम कवर करेंगे। साइमन कमीशन से स्टार्ट करके गांधी जी की 11 डिमांड तक के टॉपिक को हम खत्म करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि है अनअकैडमी अभियान। दोस्तों, एमपीपीएससी के लिए मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, जहां पर मैंने ज्योग्राफी का कोर्स हाल ही में स्टार्ट किया है। आने वाले समय में मैं इकोनॉमी, सोशोलॉजी, ऐसे राइटिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स लेकर के आ रहा हूं। तो अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अनअकैडमी को ज्वाइन करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद एमपीपीएससी एंड व्यापम का गोल आप सिलेक्ट करें और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड इस्तेमाल करें SG Live, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। याद रखें दोस्तों, मैं एमपीपीएससी के लिए मेंस की तैयारी करा रहा हूं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं 2020 के लिए आंसर राइटिंग के साथ। जितनी भी क्लासेस हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक को। आपको पता होगा कि हम ये समझ रहे थे कि किस प्रकार से भारत में चीजें आगे बढ़ रही हैं। गांधी जी जैसे ही भारत में आते हैं तो उसके बाद किस प्रकार से चीजें भारत में आगे बढ़ी। हमने देखा 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसके विरोध में जलियांवाला में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती हैं, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। उसके बाद भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। गांधी जी का ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, पर 5 फरवरी 1922 को यूपी के चौरा चौरी में एक घटना होती है, एक हिंसक घटना होती है। उसके बाद महात्मा गांधी बरदौली से इस आंदोलन को खत्म कर देते हैं और इस मूवमेंट को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये आंदोलन खत्म होता है, कांग्रेस के भीतर 2 ग्रुप बन जाते हैं या 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक परिवर्तनवादी कहलाते हैं, जिनको हम प्रो चेंजर बोलते हैं, और दूसरे गैर परिवर्तनवादी कहलाते हैं, जिनको हम नो चेंजर बोलते हैं। परिवर्तनवादी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आते हैं, इनका कहना यह था कि चूंकि अब असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका है, चूंकि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, तो हमें चुनावों में भाग लेना चाहिए, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का एक दूसरा समूह था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े नेता शामिल थे। इनका कहना यह था कि हमें असहयोग आंदोलन को बनाए रखना चाहिए, हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बनाए रखना चाहिए। इस बात को लेकर के दोनों गुटों के बीच में विवाद होता है और कांग्रेस का विभाजन होता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा देकर के 1923 में एक नई पार्टी का गठन करते हैं। उस पार्टी को स्वराज पार्टी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास होते हैं।
जबकि उसके महासचिव मोतीलाल नेहरू होते हैं। इसमें विट्ठल भाई पटेल जैसे बड़े नेता भी दोस्तों शामिल होते हैं। स्वराज पार्टी चुनावों में भाग लेती है, इसे बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। मध्य प्रांत में इसे पूर्ण बहुमत मिलता है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 से ज्यादा सीटें इनको मिलती हैं और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वराज पार्टी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल ही होते हैं। नगर पालिका के चुनावों में भी इनको बहुत सफलता मिलती है। इलाहाबाद में पंडित नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, तो कलकत्ता में चितरंजन दास अध्यक्ष बनते हैं। वहीं पटना में राजेंद्र प्रसाद आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्वराज पार्टी अपने कामों को आगे बढ़ाती है और इसे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है। लेकिन आगे जैसे ही भारत में साइमन कमीशन आएगा, साइमन कमीशन के बाद साइमन कमीशन का विरोध होगा, गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत करेंगे, गांधी जी अपनी 11 डिमांड को रखेंगे, उन मांगों को नहीं माना जाएगा तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेगी। जैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा, स्वराज पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो यहां तक की बातों को हम डिस्कस कर चुके थे। आई विश आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है साइमन कमीशन, जो कि 1927 में मुंबई या भारत पहुंचा और इसके लिए फेमस नारा दिया गया साइमन गो बैक, जो हम सभी जानते हैं और हम कहते हैं साइमन वापस जाओ। तो चलो अपन साइमन को पढ़ते हैं और यहां से वापस भेजते हैं। ओके, तो दोस्तों साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, 1927 में भारत आया था, 1927 में भारत आया था। सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना होगा कि आखिरकार साइमन कमीशन भारत क्यों आया या इसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी है। तो आपको याद रखना है कि 1919 में भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में एक प्रावधान था, इसमें एक प्रोविजन था और इसमें यह प्रावधान था कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए या इस एक्ट की प्रभाविता, ठीक है, इस एक्ट के प्रभाव को, ठीक है, इस अधिनियम के प्रभाव की जांच करने के लिए, इस एक्ट के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, 10 सालों के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा और यह आयोग इस बात की जांच करेगा, यह कमीशन इस बात की जांच करेगा कि आखिरकार 1919 का अधिनियम कितना प्रभावशाली रहा है, 1919 का जो एक्ट है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा है। तो ये यहां पर बात कही गई। तो दोस्तों 1919 के अधिनियम के अनुसार 1929 में, 1929 में 10 साल अभी होते हैं, तो 1929 में एक आयोग को भारत आना था, एक कमीशन को इंडिया आना था और इस कमीशन का काम यही था कि यह 1919 के अधिनियम की प्रभावशीलता की जांच करे, ये इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करे। पर इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटेन, चूंकि ये कमीशन ब्रिटेन में बनना था तो ब्रिटेन में चुनाव होने थे। यूके में क्या होना था, यूके में चुनाव होना था, वहां पर इलेक्शन होना था 1929 के आसपास। तो चूंकि यूके में चुनाव होने थे तो यूके की गवर्नमेंट ने, जो यूके की गवर्नमेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि देखो अगर हमारी सरकार चली जाएगी तो हो सकता है लेबर पार्टी सरकार में आ जाए, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी होती है। तो 1927 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी जो कि भारत को स्वाधीनता नहीं देना चाहती थी, जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहती थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर था कि जब 1929 में चुनाव होंगे, 1929 में इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है उस इलेक्शन में लेबर पार्टी की जीत हो जाए और लेबर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता की पक्षधर रही है, वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहती है। तो इसी डर के कारण ये क्या करते हैं, जिस कमीशन का गठन 1929 में किया जाना था उसी कमीशन का गठन ये 1927 में कर देते हैं, 1927 में कर देते हैं। और
इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है जॉन साइमन को। किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? जॉन साइमन को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। और लॉर्ड इरविन की सलाह पर, लॉर्ड इरविन इस समय भारत का वायसराय है, लॉर्ड इरविन की सलाह पर इस पूरे के पूरे कमीशन के जो 7 सदस्य हैं, जो 7 मेंबर हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? वो अंग्रेज होते हैं। ठीक है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसी कारण से इसे व्हाइट कमीशन का नाम भी दिया जाता है। तो आई विश ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि साइमन कमीशन का गठन आखिरकार क्यों किया गया, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन आखिरकार क्यों किया गया। आइए इस कहानी को एक बार पीपीटी में देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आना था और इसमें यह कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद समीक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिव्यू कमीशन आफ्टर 10 ईयर। परंतु ब्रिटेन में चुनाव के कारण 8 वर्षों के बाद 1927 में ही आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष चूंकि जॉन साइमन थे तो इसका नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। आइए इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में 1927 में तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन के द्वारा किया गया था, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था और कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर था कि वो चुनावों में हार जाएंगे और जब लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो हो सकता है लेबर पार्टी भारतीयों को आज़ादी दे दे। तो यही कारण था कि स्टैनली बॉल्डविन ने एक आयोग का गठन 2 साल पहले ही कर दिया, जबकि 1919 के अधिनियम के हिसाब से इसका गठन 1929 में होना था, 10 सालों के बाद। इसका अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया और इसमें 7 के 7 सदस्य जो थे वो लॉर्ड इरविन की सिफारिश पर ब्रिटिश ही रखे गए, अंग्रेज ही रखे गए, जिस कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया कि ये श्वेत कमीशन है, ये एक व्हाइट कमीशन है। ठीक है, और इसके प्रमुख सदस्य के रूप में क्लीमेंट एटली का नाम आता है। क्लीमेंट एटली आगे जाकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और जब भारत आजाद होता है तो उस समय क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आई विश ये बेसिक बातें आपको पता चल गई होंगी। ये कुछ बातें आपको यहां पर याद रखनी है कि अध्यक्ष कौन थे, गठन किसने किया, प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन यहां से निकल करके आते हैं। तो अब हुआ ये कि जैसे ही इस बात का पता कांग्रेस को चला, कांग्रेस को क्या पता पड़ा, जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बात का पता पड़ा कि देखो ब्रिटेन के लोगों ने 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले ही एक आयोग का गठन किया है, एक कमीशन का गठन किया है और इस आयोग का काम क्या है कि वो 1919 का जो अधिनियम था, 1919 के एक्ट की समीक्षा करे। इस आयोग को क्या काम दिया गया था कि रिव्यू 1919 एक्ट, ये इसको काम दिया गया था। ठीक है, तो जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता पड़ा कि भैया 2 साल पहले ही आपने इस आयोग का गठन कर दिया है और दूसरी बात इनको यह पता पड़ी कि इसमें 7 सदस्य हैं, इसमें 7 मेंबर हैं और ये 7 के 7 सदस्य अंग्रेज हैं। ये 7 के 7 सदस्य क्या हैं? अंग्रेज हैं। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? ब्रिटिशर्स हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि वो इस पूरे के पूरे कमीशन का विरोध करेगी, वो इस पूरे के पूरे कमीशन को अपोज करेगी। अब दोस्तों कांग्रेस को अगर इसका विरोध करना था तो उन्हें एक नीति बनाने की जरूरत थी, उन्हें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत थी। तो इसी पॉलिसी को बनाने के लिए दिसंबर 1927 में, दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन का आयोजन किया गया, कांग्रेस के मद्रास सेशन को बुलाया गया। कांग्रेस के मद्रास सेशन में जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे, यह निर्णय लिया गया कि हम साइमन कमीशन का अखिल भारतीय विरोध करेंगे, हम साइमन कमीशन का ऑल इंडिया रिवोल्ट करेंगे या इंडिया लेवल पर हम इसे क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ठीक है,
कारण क्या थे? तो कारण मैंने आपको बता दिया, चूंकि साइमन कमीशन का गठन समय से 2 साल पहले ही हो गया था, समिति में कोई भी भारतीय नहीं था, देयर वॉज नो इंडियन इन द कमिटी। इवन जब रॉलेट समिति बनाई गई थी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, तो उसमें 3 भारतीय थे। जो कमेंट करके आप बताओगे कौन थे। ओके, सभी सदस्य ब्रिटिश, भारतीय संविधान निर्माता भारतीय नहीं थे, और स्वराज हेतु आवश्यक योग्यता। तो ये इसके क्या होंगे? प्रमुख कारण होंगे, जिस कारण से M.A. अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास अधिवेशन का आयोजन किया गया, मद्रास सेशन को बुलाया गया, और उसमें यह बात डिसाइड की गई कि हम इसका अखिल भारतीय विरोध करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? अपोज करेंगे। तो सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना। 1919 का एक्ट आया, उसमें एक जांच आयोग की बात थी। ब्रिटेन की सरकार ने 2 साल पहले 1927 में एक एक्ट बनाया, इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, तो इसे श्वेत कमीशन कह दिया, व्हाइट कमीशन कह दिया। जैसे ही ये बात कांग्रेस को पता पड़ी, मद्रास में 1927 में अधिवेशन बुलाया। उस अधिवेशन के अध्यक्ष M.A. अंसारी थे, और उसमें यह कहा गया कि हम इसका अखिल भारतीय स्तर पर विरोध करेंगे, हम इसका ऑल इंडिया लेवल पर अपोज करेंगे। तो ये बातें आपको याद रखना है। इसी के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना, तो चीजें आपको याद भी होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 फरवरी 1928 ये वो समय रहेगा जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन के बारे में यहां से 2 सवाल आएंगे दोस्तों। पहला सवाल वो आपसे ये पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो आंसर कीजिएगा 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखिए 1928 में साइमन कमीशन का इंडिया में अराइवल होगा, साइमन कमीशन भारत आएगा। और भारत में भी कहां पर आया? तो भारत में भी दोस्तों ये बॉम्बे आया। कहां पर आया? बॉम्बे आया। जैसे ही बॉम्बे में साइमन कमीशन की एंट्री हुई, इनका ग्रैंड स्वागत हो गया। और ग्रैंड स्वागत कैसे हुआ? इनको काले झंडे दिखा दिए गए दोस्तों। इनको क्या दिखा दिए गए? इनको काले झंडे दिखा दिए गए, और कहा गया साइमन गो बैक। क्या कहा गया? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और ऐसा क्यों किया जा रहा है आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप भारत की स्थिति का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं, आप इंडिया की सिचुएशन का पता करने के लिए आ रहे हैं। और याद रखना दोस्तों, ये जो साइमन कमीशन रिपोर्ट देगी ना, ये जो रिपोर्ट साइमन कमीशन के द्वारा दी जाएगी, इसी रिपोर्ट के आधार पर अगला एक्ट बनाया जाएगा, नेक्स्ट अधिनियम या अगला अधिनियम इसी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया जाएगा। तो एक बात यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इससे होना क्या वाला है। देखो, साइमन कमीशन भारत आएगा, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। तो इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, गोलमेज सम्मेलनों को बुलाया जाएगा लंदन में, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन के बाद एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाएगा, श्वेत पत्र निकाला जाएगा, और इसी श्वेत पत्र के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाया जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि साइमन कमीशन का इतना ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया, क्योंकि ये भारत के अगले संविधान को बनाने वाला था। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं भारत के लिए नियमों को बनाने वाला था, इंडिया के लिए रूल्स बनाने वाला था। आप भारत के लिए नियम बना रहे हो और उसमें किसी भी भारतीय को नहीं रख रहे हो, तो इसका विरोध होना लाजमी है, इसका अपोज बिल्कुल ही होना तय था। ओके, तो याद रखें दोस्तों, जैसे ही साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई या भारत पहुंचा, उसको काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ना सिर्फ साइमन कमीशन का बंबई में विरोध हुआ, बल्कि पूरे के पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत ने किया। गोविंद वल्लभ पंत, जो कि आगे जाकर के एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे यूपी के लिए, ठीक है। पंजाब में इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया। और दोस्तों, यही वो समय है कि जब लाला लाजपत राय
पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध करते हैं तो लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का संबंध साइमन कमीशन से है और इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह गोलियां चलाते हैं और अंग्रेजों को मारते हैं, ठीक है, जिसको हम लाहौर षड्यंत्र के रूप में जानते हैं, लाहौर कंस्पिरेसी के रूप में जानते हैं। तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाएगी जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होंगे। तो काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ये इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है, लखनऊ में नेहरू और पंत इनका विरोध कर रहे हैं, पंजाब में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे हैं और इनकी मृत्यु हो जा रही है। लेकिन पूरे भारत ने इनका विरोध नहीं किया दोस्तों। इस समय कुछ ऐसी पार्टियां भी भारत में थीं जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया या साइमन कमीशन को सपोर्ट किया। और यहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। देखो, विरोध करने वाली पार्टी कौन कौन सी थी? तो विरोध करने वाली पार्टी में हिंदू महासभा थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन किसान मजदूर पार्टी थी, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस थी। अब मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग में क्या हुआ दोस्तों? मुस्लिम लीग का यहां पर आपको विभाजन देखने के लिए मिलेगा, यहां पर आपको डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा। मुस्लिम लीग में एक हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना वाला ग्रुप, और मोहम्मद अली जिन्ना वाला जो ग्रुप था वो इस कमीशन का विरोध करेगा, और दूसरी जो मुस्लिम लीग होगी, जो बची हुई मुस्लिम लीग है दोस्तों, वो इसका क्या करेगी? समर्थन करेगी। तो मुस्लिम लीग में दो अलग अलग पार्ट बन गए, एक मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में था और मोहम्मद अली जिन्ना वाला ग्रुप इस पूरे के पूरे आयोग का विरोध कर रहा था, इस कमीशन को अपोज कर रहा था। जबकि दूसरा ग्रुप जो मुस्लिम लीग बची हुई है, शेष मुस्लिम लीग या रेस्ट मुस्लिम लीग जो आपको देखने के लिए मिलेगी, वो इसका समर्थन कर रहा था। अच्छा, अब ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन निकाल करके दे दिए जाते हैं। तो इसके समर्थक कौन थे? तो ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है, कि साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रही थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग जो कि मोहम्मद सफी वाला गुट था, केंद्रीय सिख संगठन और अखिल भारतीय अछूत संगठन। ये सभी क्या कर रहे थे? तो ये साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहे थे। तो ये पॉइंट यहां आपको दोस्तों याद रखना है। और उस समय हर किसी के अपने अलग अलग रीजन हुआ करते थे। मुस्लिम लीग को ये पूरी उम्मीद थी कि जैसे 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के एक्ट के द्वारा दोस्तों भारत में किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरल को इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रस्तुतिकरण किया गया था और इसके द्वारा मुसलमानों को, जो मुस्लिम समुदाय था, तो मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण दे दिया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या दे दिया गया था? रिजर्वेशन दे दिया गया था। ठीक है, क्या दे दिया गया था? रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो मुस्लिम लीग को यह उम्मीद थी कि 1919 के बाद भी जो अगला अधिनियम आएगा उसमें मुसलमानों के लिए और भी ज़्यादा रियायतें दी जाएंगी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं पर जो अछूत संगठन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, अनटचेबल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो इनका यही मानना था कि भारत में कोई भी पार्टी जो है वो बड़े समुदाय के द्वारा आगे बढ़ती है और वहाँ पर जो दलित वर्ग है उनको उचित स्थान नहीं दिया जाता, और भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण कभी भी दलितों का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो उनका मानना था ये था कि अंग्रेज ही दलितों का उत्थान कर सकते हैं। तो इस कारण से अखिल भारतीय अछूत संगठन भी इसका समर्थन कर रहा था। ठीक है, बाकी हर एक के अपने अपने अलग अलग रीजंस हुआ करते थे। तो ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन विरोधी है और कौन समर्थक है। ठीक है, चलिए, तो हमने सारी चीजें देख ली। हमने ये देख लिया 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बन गए। 1928 फरवरी 1928 में ये भारत आ गया। भारत आने पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया। तो अब बारी है साइमन कमीशन की रिपोर्ट की। तो 28-29 में ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अपनी
रिपोर्ट या प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। तो अब हमें यह देखना है दोस्तों कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा। याद रखना दोस्तों, यही वो रिपोर्ट है जो 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनेगी। यही वो रिपोर्ट है जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बेस बनेगी। और यह भी याद रखना कि 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का आधार बनेगा। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन को बनाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, की रिकमेंडेशन क्या थी। आइए साथ में चीजों को समझते जाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये पहली सिफारिश, प्रांतों में लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया जाए तथा वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द डायरकी रिजीम इंप्लीमेंटेड इन द प्रोविंस शब्द याद रखना, शुड बी अबॉलिश्ड एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड देयर। एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। देखो 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इस एक्ट में जो प्रांत है, केंद्र नहीं, दो प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं भारत में। सबसे ऊपर आपको सेंट्रल, इसके अंडर में स्टेट काम कर रहे हैं, और राज्यों के अंदर में आपको लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय देखने के लिए मिलेंगे। केंद्र, प्रांत, स्थानीय निकाय, ठीक है। तो ये जो प्रांत वाला सिस्टम है, ये जो स्टेट है, इसमें क्या किया गया था, जो प्रांत है या जो प्रोविंस है वहां पर द्वैध शासन को शुरू किया गया था, वहां पर डायरकी को शुरू किया गया था। ओके, अब सवाल ये आता है कि द्वैध शासन का मतलब क्या है, डायरकी का मतलब क्या है, समझते हैं। द्वैध शासन के तहत क्या किया गया था दोस्तों कि जैसे मान लीजिए प्रांतों को 20 विषय दिए गए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो प्रोविंस हैं पूरे के पूरे प्रोविंस को 20 सब्जेक्ट दिए गए, और राज्य से कहा गया कि देखो भैया राज्य, देखो भैया प्रोविंस, हम तुमको ये 20 सब्जेक्ट दे रहे हैं। इन 20 सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ तुमको है, इन 20 सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का राइट तुमको है। इसको ऐसा मान लो कि जैसा हमारे भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, तो 7वीं अनुसूची में 3 आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। केंद्र सूची, सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट, जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास है। और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास है। लॉ बनाने की पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। तो इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि 20 विषय दिए गए और कहा गया कि इन पर राज्य कानून बनाएंगे, इन पर प्रोविंस लॉ बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक खतरनाक चाल अंग्रेजों ने चली। उन्होंने कहा ये जो 20 सब्जेक्ट हैं ये भी 2 पार्ट में बांटे जाएंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बांटे जाएंगे। एक रहेगा आरक्षित सब्जेक्ट, जिसे कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा रहेगा हस्तांतरित विषय, इंग्लिश में कहा गया ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। तो इनको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तरफ होंगे आरक्षित विषय और दूसरी तरफ होंगे हस्तांतरित विषय। एक तरफ होंगे रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरी तरफ होंगे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। यह कहा गया कि जो आरक्षित विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर को होगा। तो गवर्नर जनरल आपको याद रखना है पूरे भारत का एक प्रकार से अध्यक्ष है, इसको आप प्रधानमंत्री मान लो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस राज्य का प्रमुख होता था, तो इसको आप प्राइम मिनिस्टर मत मानो, चीफ मिनिस्टर मान लो, ठीक है। तो आरक्षित विषय आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन पर कानून बनाने की शक्ति
गवर्नर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। दूसरा, हस्तांतरित विषय होंगे, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट होंगे, और इन पर कानून बनाने की शक्ति किसे होगी? निर्वाचित लोगों को होगी, जो चुनाव के द्वारा क्या हुए हैं? इलेक्टेड हुए हैं। और दोस्तों, इसमें भी सबसे बड़ा धोखा यह किया गया कि फाइनेंस जैसा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आरक्षित विषय में रख दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट में रख दिया गया, जबकि मेंटेनेंस वाले पूरे के पूरे सब्जेक्ट हस्तांतरित विषय में रख दिए गए। ये वही बात है कि आपने मुझसे कहा है कि भैया आपको पूरा का पूरा घर चलाना है, लेकिन फाइनेंस पूरा मेरे पास रहेगा, तो मैं कैसे घर चलाऊंगा? ये एक बड़ा प्रश्न यहां निकल करके आता है। तो साइमन कमीशन ने यह कहा कि ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था आपने यहां पर शुरू की है, ये जो डायरार्की का सिस्टम आपने कहां शुरू किया था? प्रांतों में शुरू किया है। ठीक है, प्रांत शब्द याद रखना। ये जो डायरार्की का सिस्टम आपने प्रोविंस में स्टार्ट किया है, इसको तहस नहस कर दो, इसको टोटे टोटे कर दो, इसको खत्म कर दो, और इसकी जगह यहां पर आप क्या करो? उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। उसकी जगह यहां पर आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यहां पर प्रॉपर आप चुनाव कराओ और जो इलेक्टेड मेंबर आ रहे हैं, जो निर्वाचित व्यक्ति आ रहे हैं, उनको आप पूरी शक्तियां सौंप दो। ये बात दोस्तों यहां पर कही गई। आई विश यहां तक आपको अपनी बातें मैं समझा पाया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहली सिफारिश थी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, इसको प्लीज याद रख लेना मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो प्रांतों की बात तो होगी, अब केंद्र की बात करते हैं। लेकिन यह कहा गया कि केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय अभी इसके काबिल नहीं है। इंडियंस अभी इतने कैपेबल नहीं है कि वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट चला पाए। तो यही से एग्जामिनर आपको फंसा लेगा दोस्तों, यही से क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट के रूप में। ओके, तो याद रखना, साइमन कमीशन ने कहा था कि प्रोविंस में, प्रांतों में आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को या उत्तरदायी सरकार की स्थापना कीजिए, लेकिन यूनियन या सेंट्रल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश नहीं करना है, उत्तरदायी सरकार को आपको स्थापित नहीं करना है। आइए अगली सिफारिश की ओर चलते हैं। तीसरा यह कहा गया कि उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। तो यह भी आपको पता होगा कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा वो बिहार के साथ था। ठीक है, बिहार के साथ था। तो साइमन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाना चाहिए। इसको मान भी लिया जाएगा और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाएगा। समहाउ अप्रैल के आसपास अलग किया जाता है। पता कीजिएगा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पहले उड़ीसा और बिहार दोनों ही बंगाल के अंतर्गत आते थे, लेकिन दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें यह घोषणा की जाती है कि बंगाल, असम और एक बिहार, ये अलग अलग इलाके आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो उड़ीसा और सिंध को अलग करने की बात की गई, सिंध को एक अलग स्टेट बनाने की बात कही गई, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बर्मा है इसको भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए। और 1937 के आसपास बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया जाता है। पहले बर्मा और भारत एक ही देश के हिस्से थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये कहा गया कि मताधिकार का विस्तार कर देना चाहिए। जो वोटिंग है, जो वोटिंग एरिया है, उसको बढ़ा देना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, जब भारत में पहली बार लोगों को मताधिकार दिया गया, जब पहली बार वोटिंग राइट प्रोवाइड किए गए, तो ये मताधिकार बहुत ज़्यादा सीमित था, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। उन्हीं लोगों को वोट देने का राइट दिया गया था जो पर्टिकुलर एजुकेटेड हैं, जिनके पास शिक्षा है या जिनका इनकम है, जिनके पास इनकम है और जो इनकम टैक्स पे करते हैं, सभी लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया था। तो साइमन कमीशन ने यह कहा कि मत अधिकार का विस्तार कीजिए और ज़्यादा लोगों को वोटिंग का राइट दीजिए, ज़्यादा लोगों को वोटिंग का राइट आप प्रोवाइड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह भी कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दें। मतलब ये व्यवस्था मत रखो कि हर 10 साल के बाद एक आयोग आएगा और वो व्यवस्था को जांचेगा, ये सब हटा दो।
ठीक है। और यह भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यक जातियां हैं इनके हितों के लिए गवर्नर जनरल को ध्यान देना चाहिए। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट सिफारिशें नहीं है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बाद में इन्हीं सिफारिशों के लिए अब देखो आगे की प्रोसेस। साइमन कमीशन, समझना चीजों को, 1927 में साइमन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आ गया। 1928 और 29 के आसपास साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब दोस्तों इन रिपोर्ट पर भारतीयों को मनाने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर इंडियंस अग्री नहीं कर रहे थे, भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इंडियंस तो भैया बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट पर भारतीयों को मनाने के लिए लंदन में दोस्तों, लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। लंदन में गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा और लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलन होंगे। यहां पर आपको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिलेंगे। एक होगा 1930 में, 31 में और 32 में। ओके। और इन्हीं 3 सम्मेलनों के बाद, इन्हीं 3 कॉन्फ्रेंस के बाद एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाएगा, एक श्वेत पत्र पब्लिश किया जाएगा और इसी व्हाइट पेपर को आधार बना करके 1935 का 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जाएगा, जिससे भारतीय संविधान में 200 से ज्यादा आर्टिकल लिए गए हैं। मोर देन 200 आर्टिकल टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये आगे की कहानी रहेगी। आई विश यहां तक आपको बातें समझ में आई हैं। ओके। ये भी याद रखना कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को सर शिव स्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक कहा था। सो गाइज वी आर हैविंग 5 मिनट्स ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, इसके बाद मिलते हैं।
वो मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे अपन बात करते हैं दोस्तों, और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया अपना साइमन कमीशन। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही जब साइमन कमीशन भारत में आया, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया, तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया जा रहा था। इसमें क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। तो जब अपोज कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो अंग्रेजों ने ये कहा, ब्रिटिशर्स ने ये कहा, अंग्रेजों ने ये कहा कि देखो, अगर हम अंग्रेजों से पूछा गया कि आप इसमें भारतीयों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसमें इंडियंस को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने यह जवाब दिया कि देखिए, भारतीय अभी इस काबिल नहीं है कि वो अपने संविधान का निर्धारण कर सकें, इंडियंस अभी इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें। और अंग्रेजों ने भारतीयों को एक चुनौती दी, ब्रिटिशर्स ने जो इंडियंस थे उनको एक चैलेंज दिया कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में कैपेसिटी है, तो आप भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी के साथ मिलकर के एक ऐसा संविधान बनाइए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जो पूरे देश को मंजूर हो, जो पूरी के पूरी कंट्री में माना जाए और उसको सभी लोग अग्री करें। तो दोस्तों, भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू समिति या नेहरू कमेटी को बनाया गया, और नेहरू समिति की सिफारिश के आधार पर दोस्तों नेहरू रिपोर्ट को लाया गया, नेहरू रिपोर्ट को यहां पर पब्लिश किया गया। और यही नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, यही नेहरू रिपोर्ट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही जाएंगी। तो आई विश आपको यह समझ में आया होगा कि नेहरू रिपोर्ट कहां से निकल करके आएगी और इसका जिक्र कहां से आया। तो यहां पर लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त हो। यह कहा गया कि इंडियंस एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसको पूरे भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको माने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसको माने। तो इस चैलेंज को स्वीकार किया गया और नेहरू समिति का गठन किया गया। तो फरवरी 1928 में एक पहले तो बैठक की गई, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। उसी बैठक में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया, और इस समिति में सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम कुरैशी, एम अणे, ए जयकर, ठीक है, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, एम जोशी और जीबी प्रधान जैसे नेता थे। याद रखें, तेज बहादुर सप्रू कांग्रेस से नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी दल से थे या लिबरल पार्टी से थे। तो एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, एक क्वेश्चन अक्सर बनता है दोस्तों कि जो नेहरू रिपोर्ट है, ये जो नेहरू रिपोर्ट है, तो नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस की रिपोर्ट थी। याद रखना, ये स्टेटमेंट गलत है। नेहरू रिपोर्ट बेसिकली ऑल इंडिया पार्टी, सभी भारतीय पार्टियों के द्वारा बनाई गई एक संयुक्त रिपोर्ट थी। यह एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी जिसमें सभी बड़ी पार्टियों के नेता या सदस्य शामिल थे, सभी मेजर पार्टी के मेंबर इसमें शामिल थे। तो कैसे बनी, इसका टाइमलाइन समझो। देखो, साइमन कमीशन इंडिया में आया, साइमन कमीशन इंडिया में आया, इसका भारत में अपोज किया गया, इंडिया में इसका विरोध किया गया। जैसे ही इसका विरोध किया गया तो भारत सचिव बर्केनहेड ने इंडियंस को चुनौती दी, उनको चैलेंज दिया और कहा कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी पार्टियों को मंजूर हो। तो इसी बात के लिए डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। इसी सर्वदलीय बैठक में यह कहा गया कि हम मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगे, एक कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य शामिल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, ठीक है,
वहीं तेज बहादुर सप्रू भी इसमें शामिल थे जो कि लिबरल पार्टी से थे। एम जयकर इसमें शामिल थे जो कि हिंदू महासभा से शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना नाम भी वापस ले लिया था। तो मोतीलाल नेहरू की समिति का गठन किया गया और इसे नेहरू समिति के रूप में जाना गया। और दोस्तों इसी नेहरू समिति की रिपोर्ट को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई नेहरू समिति ने क्या क्या रिपोर्टें दी और इस रिपोर्ट को माना गया या नहीं माना गया, इसकी कहानी अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें दी गई और इस रिपोर्ट की सिफारिशों को, इस रिपोर्ट का जो प्रारूप है, इसका जो फॉर्मेट है या ड्राफ्ट है, वो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था। और इस रिपोर्ट में ये सारी सिफारिशें दोस्तों यहां पर दे दी जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि एक उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट केंद्र में बनाइए, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की जाती है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वो पॉइंट है जहां पर बात सबसे ज्यादा अटकेगी। सॉरी, देखो नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की बात की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था एक प्रकार से स्वराज की मांग करना, मतलब आप हमको सेल्फ रूल दे दीजिए, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की। और इसी बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के गहरे मतभेद कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि इंडिया में देखने के लिए मिलता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए, जो रेसिडुअल पावर होती हैं वो सेंटर के पास होना चाहिए। संयुक्त निर्वाचक मंडल, मूल अधिकारों की बात की गई। फंडामेंटल राइट होनी चाहिए दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट की बात की गई। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस की बात की गई। वयस्क मत अधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध, ये एक और पॉइंट है जहां पर दिक्कत जाएगी। ये एक और पॉइंट है, तो यहां पर आपको याद रखना है इस पूरी रिपोर्ट में दो पॉइंट, एक भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस और दूसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध। देखो, ये जो डोमिनियन स्टेटस है ना, तो कांग्रेस की जो युवा शाखा थी, जो कांग्रेस का यूथ ब्रांच था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता शामिल थे, इन्होंने कहा था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करेंगे, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहां पर कांग्रेस के अंदर ही नेहरू रिपोर्ट का विरोध होगा, नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया जाएगा। वहीं पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध, अपोजिशन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होगा दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट ये कहेगी कि धर्म के आधार पर निर्वाचक मंडल नहीं बनाया जाना चाहिए, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो रिलीजन के बेसिस पर नहीं बनाना चाहिए। तो जो मुस्लिम लीग है वो इस बात का सबसे ज्यादा विरोध करेगी, और मुस्लिम लीग तो आप जानते हैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस चीज को अलग किया जाए, तो इस बात को लेकर के मुस्लिम लीग का विरोध होगा और नेहरू रिपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको खास तौर पर याद रखना है। तो क्या हुआ, आगे चल करके देखते हैं अपन। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित हुआ और इसी दौरान ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को अगर स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस न सिर्फ पूर्ण राज्य को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इसकी प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाएगी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलेगी। सच बताऊं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बजाय पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसी कारण दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की जाएगी। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी कहानी जरा समझ लो। तो देखो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था, तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इस बात से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस काफी ज्यादा दुखी थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया।
जब उनकी बात को नहीं माना गया तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक पार्टी का गठन किया जिसे कहा गया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। क्या कहा गया दोस्तों? जिसे कहा गया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ये प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था 2 मुद्दे थे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में कितने मुद्दे थे? तो नेहरू रिपोर्ट में 2 मुद्दे थे जहां पर पूरी की पूरी बात फंसी हुई थी। एक पहला मुद्दा कौन सा था? डोमिनियन स्टेटस वाला मुद्दा था। ओके, तो डोमिनियन स्टेटस की वजह से ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए। अब दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध करना है। कम्युनल जो इलेक्टोरल है उसका अपोज किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन का नेहरू रिपोर्ट में विरोध किया गया था। अब जैसे ही नेहरू रिपोर्ट ने यह कहा कि हम कम्युनल इलेक्टोरेट का अपोज करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया, अपने 14 पॉइंट फॉर्मूले को मार्च 1928 में प्रस्तुत किया। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में कम्युनल इलेक्टोरल को अपोज किया गया। इस कारण से मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 को 14 सूत्री योजना को प्रस्तुत किया या 14 पॉइंट को प्रस्तुत किया। अब देखो ये 14 सूत्री का मतलब ये होता है उन्होंने 14 पॉइंट दिए कि इन 14 बिंदुओं को आप नेहरू रिपोर्ट में शामिल कर लीजिए तो मुस्लिम लीग आपका समर्थन करेगी, मुस्लिम लीग आपका सपोर्ट करेगी। तो क्या है ये 14 मांगे? आइए इस बात को जरा हम देख लेते हैं। यहां पर आपको स्क्रीन पर मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं। डिस्कस करते हैं क्या था मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री मांगे या 40 पॉइंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए इसमें पहला पॉइंट था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर दी मुस्लिम। ठीक है, तो जैसी कि पुरानी डिमांड थी उसी को कंटिन्यू रखा गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इन दी सेंट्रल एंड दी प्रोविंस लेजिस्लेटिव। 1/3 यहां पर बात की गई, 1/3 की यहां पर बात की गई कि इतना रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा। मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। राज्यों की सभी सेवाओं में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार किए जाएं। बंबई से सिंध को अलग किया जाए, जो कि अलग हो भी जाता है, और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि जो रेसिडुअल पावर है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास रहनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो राज्यों को दी जाएं। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की 14 में से प्रमुख मांगे थी। पूरी मांगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सवाल आता है क्या इन मांगों को मान लिया गया? नेचुरल सी बात है, इन मांगों को नहीं माना गया। और दोस्तों जिन्ना ने ये पूरी की पूरी मांगे 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा वहां पर ये मांगे पेश करी गई। और 1932 के मैकडॉनल्ड अवार्ड, जिसको हम मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ये उसका बेस बनेगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है। ये सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं, अगर आप जोड़ पा रहे हैं तो। कैसे जुड़े हुए हैं एक बार समझना पूरी चीजों को। ये पॉइंट कुछ इस प्रकार जुड़े हुए हैं। साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन का अपोज करने के लिए नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट के अपोजिशन के कारण 2 चीजें हुई। एक तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई, जो कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने की। और दूसरा क्या हुआ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट को यहां पर प्रेजेंट किया। तो अगर आप हिस्ट्री को जोड़ते हुए पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे एक घटना की वजह से दूसरी घटना हो रही है, उस घटना का ये इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है और फिर चीजें आगे बढ़ेंगी।
ठीक है, चलो तो यहां तक ये बातें निकल के आ गई। अब थोड़ी से टॉपिक को और समझते हैं, इसी बात को और आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि जब नेहरू रिपोर्ट को प्रेजेंट कर दिया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह कहा कि अगर अंग्रेज, ठीक है, अगर अंग्रेज नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर ब्रिटिशर्स नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों, अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस दो काम करेगी। क्या क्या करेगी सर? एक तो उन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे, वी विल डिमांड कंप्लीट स्वराज और पूर्ण स्वराज्य। सर अब तक क्या मांग रही थी कांग्रेस? तो अब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात करेगी, कंप्लीट स्वराज की बात करेगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है एक प्रकार से लोकल गवर्नमेंट, मतलब हम अपनी सरकार चलाएंगे लेकिन अपर अथॉरिटी के रूप में ब्रिटिशर्स रहेंगे। उच्च पद पर कौन रहेगा? ब्रिटिशर्स रहेगा। जैसे आज भारत में राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति नहीं होगा, उच्च पद पर ब्रिटेन के लोग होंगे या ब्रिटेन का ताज होगा। और दूसरी बात यह कही गई थी कि अगर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो हम पूरे भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे, हम पूरे के पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब इसकी प्रतिक्रिया होगी, वो तो आपको पता ही है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन के अगेंस्ट में क्या होता है दोस्तों? रिएक्शन होता है। ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगला पॉइंट यहां आपको याद रखना है कि अब दिसंबर 1929 में, ये महा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द महा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। कांग्रेस 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन का आयोजन करेगी, लाहौर सेशन को ऑर्गेनाइज करेगी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। और ये लेजेंडरी सेशन होगा, इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहली बात तो नेहरू रिपोर्ट को ही निरस्त कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट ही खारिज कर दी गई, पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर निकल करके आ रहा है कि अब कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं करेगी, अब कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड करेगी। और यह कहा गया कि 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को माफ कीजिए, रावी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया और उसी दिन यह कहा गया कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। यही कारण था दोस्तों कि भारत का संविधान 1949 में बनकर के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का यह दिन महत्वपूर्ण था जब भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो याद रखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उस सेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। इसी पूर्ण स्वराज के कारण 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई, इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात कही गई। तो सेशन 29 का है और ये 26 जनवरी 1930 को अपन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं, जो आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाएगा, अध्याय 12 खत्म हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 13 पर हम चलेंगे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक को डिस्कस करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक की हम बात कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई 11 मांगे। तो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जनवरी 1930 में गांधी जी ने
अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने 11 मांगे रखी। तो यह भी एक बात आपको समझनी है कि गांधी जी ऑफिशियली 11 डिमांड लेकर के नहीं गए थे, गांधी जी खुद 11 मांगे लेकर के नहीं गए थे। गांधी जी ने ये 11 मांगे, उनका जो पत्र था, उनका जो लेटर था यंग इंडिया, उसमें उन्होंने इन 11 मांगों का उल्लेख किया गया था और कहा था कि अगर इन 11 मांगों को नहीं माना गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे। 11 मांगों में ये कुछ मांगे शामिल थी, जैसे कि सेना के व्यय में कमी करना, सिविल सेवा के वेतन में कमी करना, शराबबंदी लागू करना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना, आपराधिक गुप्तचर व्यवस्था में सुधार करना, हथियार कानून सुधार करना, ये सारी चीजें इसमें कही गई थी। ओके, और दोस्तों इन मांगों पर अंग्रेजों ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक हुई और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया। तो अब हमने अगले टॉपिक के बैकग्राउंड को तैयार कर लिया है कि आखिरकार भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों किया जाएगा, आखिरकार भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू क्यों किया जाएगा। कहानी को भूलिएगा मत, साइमन कमीशन से लेकर के गांधी जी की 11 मांगे, यही कारण रहेंगे भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोस्तों एमपीपीएससी के लिए एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए मेरी क्लासेस अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम वाले प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गई हैं, जहां पर मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। आने वाले समय में मैं आपको इकोनॉमी और केस स्टडी, ऐसे सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस लेकर के आऊँगा। दोस्तों वहाँ पर सारी क्लासेस क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में मैं करा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हम वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ आप मेरा कोड जरूर यूज़ करें। मेरा कोड है SG Live। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करेंगे, आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अपने दोस्तों को बताइए, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे नया चैनल है, आप ही लोगों ने इसको 10,000 तक पहुंचाया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।